परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना से। सबसे पहले तो अ, उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने मेरा चैनल पहले देखा है, सुना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है। विशेषतः ज़्यादातर लोगों ने नीरज अत्री सर ने जब उनके लाइव में मेरे इस वीडियो का लिंक डाला था तभी देखा है। तो नीरज जी के लिए भी प्रणाम और धन्यवाद। तो हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है कि एक पद्धति बताई गई है कि कोई भी विषय जब सामने रखा जाता है तब उसको तोला जांचा परखा जाना चाहिए। उसकी एक पद्धति, उसे अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। यानी उसमें उसका चतुष्टय यानी 4 आयामों में उसको जांचा परखा जाना चाहिए कि अधिकार क्या है, प्रयोजन क्या है, विषय क्या है और संबंध क्या है। इसमें से ये 3 जो चीज़ें हैं कि प्रयोजन क्या है, विषय क्या है और उसका हमारे जीवन से संबंध क्या है, वो तो विषय है कालगणना, भारतीय कालगणना। इसमें एक बात बची है कि अधिकार क्या है। तो अभी के लौकिक स्वरूप में अगर देखा जाए, अभी के व्यवहार के स्वरूप में, तो मेरे पास किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई भी डिग्री नहीं है और इसमें मुझे कोई कमी भी नहीं लगती है। इस पर मैं अलग कभी बताऊंगा कि क्यों नहीं है डिग्री। तो किसी को लग सकता है कि नहीं, ये अधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन मेरा कहना बस इतना है कि पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण जिज्ञासा के साथ और सद हेतु के साथ मैंने इन सभी विषयों का अध्ययन करने की अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश की है। तो वो कोशिश करते वक्त जो कुछ हाथ लगा, कुछ अच्छी बातें सामने आई, तो मुझे वो लगा कि ये बातें अगर मैं सभी के साथ शेयर करूं तो हमारे समाज के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए ये सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब इसे हमारे शास्त्रों की ही दृष्टि से, हमारे भारतीय शास्त्रों की, न्याय शास्त्र कहो, नीति शास्त्र कहो या धर्म शास्त्र की दृष्टि से कहो, तो मेरा थोड़ा अधिकार बनता है कि ये सब बातें आपके सामने रखो। अब आप पर निर्भर करता है कि ये अधिकार आप मुझे प्रदान करते हैं या नहीं। अगर करते हैं प्रदान तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, घंटी का वो बटन दबाना ज़रूरी है। ठीक है। अब इसमें और एक विषय भी है कि अधिकार इस शब्द का अभी मैंने प्रयोग किया। अभी फिलहाल ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका अर्थ कुछ अलग सा हो गया है। बहुत सारे शब्दों का तो विपरीत सा ही हो गया है। हम जिस काल का साहित्य संदर्भ के लिए लेते हैं, उस साहित्य में, उन ग्रंथों में जिन शब्दों का उपयोग हुआ है, जिस भाषा शैली का उपयोग हुआ है, आज के ज़माने में उन शब्दों के अर्थ या तो सीमित हो गए हैं या विचलित हो गए हैं या विपरीत हो गए हैं। तो ऐसे शब्द क्या क्या हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल धर्म शब्द है। ये धर्मनिरपेक्षतावाद के संबंध में धर्म शब्द को इतना निचले स्तर पर लाया गया है कि ऐसे शास्त्रों का जब हम शास्त्रों की चर्चा करते हैं, इसमें धर्म शब्द जब आता है तब उसका एक्सप्लेनेशन अलग से देना पड़ता है कि हाँ, मैं धर्म इसे कह रहा हूँ। तो उस पर भी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे शब्दों को एकत्रित करके उन शब्दों के पीछे आज क्या अर्थ निकलता है
और मूलतः ग्रंथों में उसका क्या अर्थ अभिप्रेत है, ग्रंथ रचयिताओं के हिसाब से, इसका अलग कुछ वीडियो बनाऊंगा। तो ये तो बात हुई अधिकार की, यानी इससे पहले इन 3 चीज़ों के बारे में कि मेरा विषय क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, प्रयोजन क्या है, हमारे जीवन में उसका संबंध क्या है, संस्कृति के बारे में उसका संबंध क्या है, हमारे सारे पुराने शास्त्रों और कलाओं के बारे में इस कालगणना विषय का संबंध क्या है, इस सभी के बारे में मैंने एक तात्विक भूमिका आपके सामने रखने की कोशिश की है इसके पहले 4 वीडियोस में। अब थोड़ा इस तरह से इसे मैं प्रैक्टिकल स्वरूप में उसके आयाम क्या है इस भूमिका के, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। वो ये है कि मैं बना रहा हूँ, घड़ी बना रहा हूँ, भारतीय कालगणना के आधार पर बना रहा हूँ। अब ये बनाते वक्त हाँ, जब हम कालगणना कहते हैं या पंचांग कहते हैं, ऐसे पारंपरिक शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, तब जनरली हमारी बुद्धि सिर्फ 3 या 4 आयामों में आकर्षित होती है कहो, या संचलित होती है कहो, कि वो 4 होते हैं। सबसे पहला आयाम तो होता है कि दिनचर्या। अब दिनचर्या के बारे में भी जहाँ हम कुछ कोई छोटा सा काम ऐसा होता है कि जहाँ हम अपनी परंपरा के अनुरूप करते हैं, कि समझो सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्योदय के समय होना चाहिए या सूर्यास्त के समय होना चाहिए, या फिर हर घर में ऐसी चर्चा थोड़ी बहुत होती ही है कि रात के समय छाछ नहीं पीना चाहिए, इस ऋतु में ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये पारंपरिक दृष्टि से जब हमारे किसी छोटे काम का संदर्भ होता है, तब हम कालगणना, पंचांग, हमारे पुराने शास्त्र, इस आयाम से काल को समझना चाहते हैं, बस उतने तक सीमित। दूसरी जगह हमारी बुद्धि जाती है कि वो है हमारे सांस्कृतिक पारंपरिक कोई उत्सव होते हैं, व्रत होते हैं, या धार्मिक विधि होते हैं, उसका मुहूर्त क्या है, इसके लिए होते हैं। तीसरी तरफ हमारी बुद्धि देखती है, वो है फल ज्योतिष शास्त्र। और चौथी जगह होती है इतिहास संशोधन, कि इतिहास में कौन से काल में क्या हुआ था, इस संदर्भ में, इन 4 संदर्भ में अगर कुछ हम देखना चाहते हैं तो ही बस उतने सीमित प्रयोग के लिए हम पंचांग में जो निर्देशित कालगणना है उसको समझना चाहते हैं। तो मैं जो घड़ी बना रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या सिर्फ इतना ही है कि हाँ, कोई मुहूर्त देखना हो तो फट से देखा जाए, हाँ उसके लिए तो इस घड़ी का उपयोग होगा ही, लेकिन सिर्फ काल गणना के बंधन में पड़ने से ज़्यादा मैं इस बात पे ज़्यादा ध्यान आपका लाना चाहता हूँ कि मैंने जो कहा पहले सारे वीडियोस में, कि हमारे यहाँ के हर कर्म में, हर कौशल में, हर विद्या, शास्त्र या कला में इस कालगणना का महत्व है। उस काल बोध को हम प्राप्त कर सके, ये उद्देश्य होना चाहिए। अब इसके पहले वीडियोस में मैंने सिर्फ उसकी तात्विक भूमिका रखी थी, तो यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल, वैसे किसी वीडियो में मैंने शायद शिल्प शास्त्र का दिया था, लेकिन वो भी एकदम रनिंग कमेंट्री के जैसे दिया था। एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ कि समझो
आयुर्वेद की बात लेते हैं। अभी जैसे दिनचर्या के बारे में बात की हमने कि आजकल योग का भी प्रचार अच्छी तरह से हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग उसे भी एक एक्सरसाइज की तरह लेते हैं। हाँ, फिर भी ठीक है, कुछ भी नहीं जानते उससे तो बेहतर ही स्थिति है कि हाँ, करना शुरू किया है बहुत सारे लोगों ने। तो उसकी दृष्टि से भी देखा जाए तो अब योग के तो 8 अंग है। उसके उन 8 अंगों के पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो योग शास्त्र के बारे में जब हम बात करेंगे तब उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर इतना उदाहरण देना आवश्यक है, ज़रूरी है कि समझो प्राणायाम। प्राणायाम तो आजकल सभी को मालूम हुए हैं कि हाँ, कुछ तरह के प्राणायाम होते हैं। विशेषतः बाबा रामदेव जी वगैरह ऐसे लोगों ने जो उसका प्रचार किया है, तो ज़्यादातर नाम सभी को मालूम है कि कपालभाति क्या होता है, अनुलोम विलोम क्या होता है, वगैरह वगैरह। क्या इसका टाइमिंग देखना ये सिर्फ कालगणना का उद्देश्य है कि कितनी देर तक सांस अंदर ली जाए, कितनी देर तक रोकी जाए, कितनी देर तक छोड़ी जाए? हाँ, हमारे क्रियाओं के अनुशासन के लिए वो ज़रूरी है, वहाँ तक है। लेकिन इससे होता क्या है कि मैंने जो पहले वीडियोस में कहा कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये जिस काल गति में चलते हैं, जिस गति से चलते हैं, क्रियान्वित होते हैं, उस गति का बोध होने की क्षमता हम में आ जाती है। और जब उस हमारे अभौतिक अवयवों की गति का भी बोध हमें होने लगता है, तब इन भौतिक शास्त्रों के परे जो कुछ है वो ज्ञान में हमारा प्रवेश होना संभव हो पाता है। तो जैसे हमारे दिन भर के कार्यकलापों के अनुशासन के लिए भी ये ज़रूरी है, वो उसका सीमित प्रयोग है, भौतिक लौकिक उपयोग है उसका। लेकिन उसका परिणाम हमारे जो अंतस्थ पे होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कंटिन्यूटी हमारे सारे कार्यों में रहे, इसलिए हमारा जो ये पारंपरिक कालगणना जो है, जो इस कालायन घड़ी में जो डिफाइन होगी, उसकी हमें आदत लगना ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप आज कहते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट पर ये काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा कहने लगे कि दिन की इतनी घटी बीतने के बाद, इतने पलों के बाद, इतने विपल पे ये काम करना है। ज़रूरी नहीं है ऐसा करना। हम यूनिट्स ये ही यूज़ कर सकते हैं, मिनट्स एंड सेकंड्स। लेकिन हमारा बोध इन शास्त्रों तक पहुंचने का होना चाहिए, यूनिट चाहे कोई भी हो। अगर मैं मेरी गाड़ी में पेट्रोल लीटर में डालूं तो एवरेज ज़्यादा देगी और गैलन्स में डालूं तो एवरेज कम देगी, ऐसा तो नहीं है। तो यूनिट चाहे कोई भी यूज़ करे, अब हमें आदत जो पड़ गई है मिनट्स एंड सेकंड्स की, उसी में हमने समझना चाहिए, इसलिए ऐसी घड़ी वगैरह बनाने का ये प्रयास है। लेकिन उसमें से हमें जो बोध होना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये योग शास्त्र का एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। दूसरा आयुर्वेद का लेते हैं कि आयुर्वेद के अगर पुराने ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ से लेके 50-100 वर्ष पुराने जो ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथों में अगर हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर कई जगह ऐसे ऐसे कुछ लिखा होता है। नॉट एग्जैक्टली वर्डिंग नहीं है, मेरे सामने अभी कोई ग्रंथ नहीं है। तो ऐसा निर्देश होता है कि फॉर एग्जाम्पल
इस रोग में, इस इस विकृति के इलाज के लिए अगर समझो फॉर एग्जाम्पल पीपल की मूली का प्रयोग करना है, तो पीपल की मूली मूली किस तिथि पर, चंद्र किस नक्षत्र में होने पर जमीन से ऊपर निकालनी चाहिए, उससे जो औषधि बनाई जाएगी उस वक्त बृहस्पति या अन्य ग्रह कौन से नक्षत्र में होने चाहिए, और वो जो औषधि बनेगी वो औषधि जब पेशेंट्स पर प्रयोग होगी, रोगी पर उसका उपचार होगा, उस वक्त इन सूर्य चंद्र आदि ग्रहों की पोजीशन किस नक्षत्र में होनी चाहिए, ऐसे कुछ उल्लेख आते हैं। अब हम जो आधुनिक शास्त्रों में जो पढ़े हैं और खुद को बड़ा विज्ञानवादी समझते हैं, उनका और रिएक्शन भी वैसे ठीक ही लगती है कि जो भौतिक विज्ञान का संस्कार हमारे मन बुद्धि पर हुआ है उस हिसाब से ठीक लगता है कि आधुनिक आदमी क्या कहेगा कि अरे मुझे कोई रोग हुआ है, कोई व्याधि हुई है, चंद्र चाहे जिस नक्षत्र में हो उससे मेरा क्या संबंध है। लेकिन इसे अगर समझना हो तो ये जो वर्णन आता है कि पीपल की मूली इस नक्षत्र पर जमीन से निकालनी चाहिए, उससे औषधि बनाते वक्त इस नक्षत्र में ये ग्रह होना चाहिए वगैरह, इसका काल निर्देश से संबंध है और वो प्रत्यक्ष किसी आयुर्वेद के ग्रंथ में शायद हमें नहीं मिलेगा। लेकिन आयुर्वेद के लिए पूरक जो ग्रंथ सामग्री है, जैसे द्रव्य गुण विज्ञान है या वनस्पति शास्त्र का विज्ञान है, वृक्ष आयुर्वेद वगैरह, इन ग्रंथों में वो रेफरेंस मिलेंगे कि उसमें मतलब ये होता है कि आयुर्वेदाचार्य जो कह रहे हैं कि पीपल की मूली इस वक्त जमीन से निकालनी चाहिए, उसका मतलब वृक्षायुर्वेद या द्रव्य गुण विज्ञान में ये होता है कि उसमें उस वृक्ष के मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, चयापचय क्रिया, उस हिसाब से मूली में जो रस उस वक्त अवेलेबल होता है उसका औषधि गुणधर्म का हमें प्रयोग करना है। अगर उस वक्त को टाला जाए, उस वक्त के अलावा अलग किसी वक्त में वो मूली जमीन से निकाली जाए, तो उस वक्त उस वृक्ष का मेटाबॉलिज्म अलग स्टेज में होता है। जो रस हमें औषधि रूप में चाहिए वो रस वनस्पति के अन्य किसी जगह पे ज़्यादा मिलेंगे, ना कि मूली में मिलेंगे। तो हमें जो औषधि प्रयोग करना है उसका उतना उपयोग नहीं होगा। ये संदर्भ होता है। तो आधुनिक आदमी जो कहता है, नए विज्ञान पढ़कर जो बैठा है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, चंद्र चाहे जिस नक्षत्र में हो उसका मेरे इस व्याधि से क्या संबंध है, ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा उसका स्वाभाविक रिएक्शन हो जाता है। यदि हुआ दूसरा एग्जाम्पल, तो ये ना हो, ये सारे सारे शास्त्र हम अच्छी तरह समझ सके, उसका हमारे जीवन में अच्छी तरह उपयोग हो सके, ऐसे कुछ प्रयोग इस कालबोध के साथ करने हैं। इसलिए ये कालायन घड़ी यूज करनी है। और एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि समझो संगीत संगीत ये अब संगीत शास्त्र के बारे में आप में से अगर कोई संगीत शास्त्र में कुछ पढ़ा है या कुछ कलाकार हैं, तो आपको तो मालूम होगा कि ये जनरली ये तो सभी को मालूम होता है कि
भारतीय संगीत में 7 स्वरों की रचना होती है। उसके कोमल और तीव्र स्वर अगर पकड़े जाएँ तो वो 12 स्वरों का होता है। ये जनरली सभी को मालूम होता है। अब इन 7 स्वर या 12 स्वरों के कॉम्बिनेशन पर आधारित असंख्य राग रागिणियों की रचना की गई। अब ये जो सप्तक है, सारेगमपधनिसा, ये इसकी जो रचना है वो पिछले 400-500 सालों से थोड़ी सी चेंज हो गई है। उसके पहले वाला जो संगीत है, संगीत शास्त्र है, संगीत रत्नाकर जैसे पुराने ग्रंथ जो हैं, या उससे पहले सामगान के बारे में कुछ विशेष शास्त्रों का निर्देश करने वाले ग्रंथ है, वहाँ पर राग रागिणियाँ नहीं मिलेगी हमें। वहाँ पर सुरों का कुछ अलग अलग रचनाएं मिलेगी। वहाँ पर मार्गी संगीत और ग्राम संगीत, ऐसे 2 विभाग दिखेंगे। या फिर ये स्वरों के शुद्ध और कोमल तीव्र, ये जो उनका विभाजन है, उससे आगे चलकर उनकी श्रुतियाँ क्या हैं, ग्राम क्या है, मूर्छना क्या है, ये सब चीज़ें, ये डिटेल्स आती है। और संगीत शास्त्र में संगीत मूलतः इन तीनों क्रियाओं को मिलकर कहा जाता है। नृत्य, वादन, गायन, ये तीनों क्रियाओं को मिलाकर संगीत बनता है। तो संगीत क्रिया में व्यतीत होने वाले काल को जानने के लिए ताल की उत्पत्ति हुई है, ऐसी डेफिनेशंस आती है। तो आज जो हमारे प्रचलित ताल है आज के संगीत में, जैसे केरवा, दीपचंदी, दादरा वगैरह, ये त्रिताल, झपताल, एक ताल वगैरह, ये प्रचलित ताल कुछ 10, 12, 15 है। लेकिन जैसे हम पुराने ग्रंथों में देखते हैं, वहाँ पर ब्रह्म ताल है, लक्ष्मी ताल है, गणेश ताल है, और मात्राओं के ताल है। जैसे 9.5 मात्रा का ताल है, 17.25 मात्रा का ताल है, या फिर बड़े बड़े मात्रा संख्याओं के ताल है, 48 मात्राओं के, 64 मात्राओं के, 36 मात्राओं के ताल है। अब इन तालों को भी जो नाम दिए गए हैं, समझो गणेश ताल है, तो गणेश ताल में अगर मार्गी साम संगीत की अगर ये रचना इस कंपोजिशन में गाई जाए तो उसका क्या क्या असर होगा वगैरह, ये सब रिसर्च करने के विषय है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कालायन घड़ी के निमित्त से ऐसे सारे हमारे पुराने शास्त्रों को पुनरुज्जीवित करने की कोशिशें फिर से शुरू हो जाए। उसमें मेरे हाथ में जो कुछ लगा है वो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आप जो देख सुन रहे हैं उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं खुद किसी भी क्षेत्र का कोई विद्वान पंडित हूँ नहीं, लेकिन समझो अभी मैंने जो कहा कि संगीत शास्त्र है या आयुर्वेद है या योग शास्त्र है, अलग अलग है, बहुत सारे हैं, शिल्प शास्त्र है, नौका शास्त्र है, भाषा शास्त्र वगैरह वगैरह, सभी 18 विद्याएं और 64 कलाएं, इन सभी में ये काल का क्या संबंध है, इसके बारे में मेरे हाथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें लगी हैं। आपको ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सुनने वालों में से कोई किसी भी क्षेत्र में अगर विशेष काम कर रहे हैं, उसमें कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, हमारे पारंपरिक शास्त्रों में होने वाले संदर्भों को खोजना चाहते हैं, तो या सुनने वाले आप में से कोई या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं
कि हाँ, कोई हो सकता है, कोई अ, मूर्ति निर्माण शास्त्र में कुछ अच्छा काम कर रहा हो। तो ऐसे व्यक्तियों से मैं संपर्क करना चाहता हूँ, उस उनके साथ संवाद करना चाहता हूँ। मेरे पास मूर्ति कला के बारे में क्या-क्या, काल के बारे में क्या-क्या है, उनका मूर्ति कला में जो विशेष निपुणता है, इन दोनों को मिलाकर क्या हमारे प्राचीन आदर्शों तक पहुँचा जा सकता है, ऐसा प्रयास हमें करना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको, आप में से अगर कोई किसी विशेष कला या विद्या में कुछ अध्ययन कर रहा हो, कुछ विशेष काम कर रहा हो, या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो, तो कृपया मुझे कमेंट्स में या जो मेल एड्रेस दिया है उस पर मुझे संपर्क कीजिए कि इस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। इस कालायन घड़ी में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बड़े कलाकारों का, अभी मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनकी तरफ से कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है अभी तक, लेकिन आएगा। कुछ बड़े कलाकार हैं जिनको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इस घड़ी में मैं कुछ अलार्म्स ऐसे सेट करना चाहता हूँ जो राग रागिणियों पर आधारित है। या आपने सुना होगा कि ये राग रागिणियाँ जो होती है उनके गाने का समय भी होता है, सुबह कौन सा गाया जाए, दोपहर में कौन सा गाया जाए, मध्य रात्रि में कौन सा गाया जाए। तो अ, ये राग, जो राग जिस समय के लिए शास्त्रों में कहा गया है, उस समय अगर कोई अलार्म हमें सेट करना हो तो कुछ बड़े कलाकारों से मैं 1 से 1.5 मिनट की कुछ ऑडियो क्लिप्स बनाना चाहता हूँ इन अलग-अलग राग रागिणियों में, कि जो इस कालायन में अलार्म की तरह यूज़ होगी। या फिर जो मंत्र शास्त्र के बहुत अच्छे अध्ययन करने वाले हैं, प्रैक्टिसिंग हैं, ऐसे लोगों से, समझो अभी किसी को इस कालायन घड़ी में प्रातः संध्या के लिए अलार्म लगाना है, तो ब्राह्म मुहूर्त पे वो जो अलार्म बजेगा वो गायत्री मंत्र के स्वरूप में बजेगा। ऐसी कुछ नॉवेल्टियस चीज़ें मैं कालायन में, इस घड़ी में इंक्लूड करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी उसका उपयोग होगा, और मुख्यतः हमारे जो प्राचीन सारे शास्त्र हैं उनके पुनरुज्जीवन को चालना देने के लिए ये कालबोध ज़रूरी है। तो इस एपिसोड में मैं ये सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता था, ये प्रैक्टिकली हमें क्या-क्या करना है। ऐसे किसी भी शास्त्र में, जीवन के किसी भी आयाम में आप में से अगर कोई भी विशेष काम कर रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया या तो कमेंट्स में या मैंने जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस दिया है उस पर संपर्क करें। तो ये प्रैक्टिकली ये चीज़ें आगे कैसे जाएगी, इसके बारे में प्रैक्टिकल भूमिका क्या है उसके बारे में कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अगले वीडियो से हम अगला वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर्स ऐसा बनाने की सोच रहा हूँ कि जो हम कैलेंडर रूप में आज देखते हैं कि तारीख कौन सी है, ये इजिप्ट में कैसे बनाया गया, ग्रीस में कैसे बनाया गया, मेसोपोटामिया में कैसे बनाया गया, कब से बनाया गया, उसके आधार क्या है। हम आज जो यूज़ करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसका हिस्ट्री क्या है, और इनके कंपैरिजन में हमारे यहाँ की पंचांग में जो होती है वो वर्ष गणना क्या है, ऐसा वीडियो मैं अगला बनाऊंगा। तो आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट याद रखना, हमारे सांस्कृतिक किसी भी विद्या, कला, शास्त्र, कौशल्य में कोई भी कैसा भी काम कर रहा है, कृपया मुझसे संपर्क करें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं
भारत माता की जय, वंदे मातरम।